नमस्कार दोस्तों। तो आपको कल का वीडियो कैसा लगा? आशा करता हूं कि कल का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कल हमने परावर्तन के बारे में पढ़ा था। अब आज हम परावर्तन की जो घटना अपन जानते हैं कि उस घटना को समझने के लिए अपन दर्पण का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले आज अपन अपने विषय से संबंधित जो टॉपिक है गोलीय दर्पण की बात करते हैं। तो गोलीय दर्पण क्या होते हैं? गोलीय दर्पण पे विभिन्न स्थितियों पर अपन बिंब रखते हैं, उनके प्रतिबिंब कहां बनते हैं। गोलीय दर्पण के विभिन्न आरेख, गोलीय दर्पण के विभिन्न भागों के नाम आज अपन इस क्लास के माध्यम से सीखेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं गोलीय दर्पण की। तो गोलीय दर्पण कौन से होते हैं? वे दर्पण जिनकी परावर्तक सतह गोल होती है। क्या होती है? वे दर्पण जिनकी परावर्तक सतह जिनकी वे दर्पण जिनकी परावर्तक सतह गोल होती है। गोल जिसे अपन वक्र भी कह सकते हैं, गोल या वक्र। वे दर्पण जिनकी परावर्तक सतह गोल होती है गोलीय दर्पण कहलाते हैं। समझ में आ गया? वे दर्पण जिनकी परावर्तक सतह गोल होती है गोलीय दर्पण कहलाते हैं। जैसे अपन बात करते हैं, किसी ये गोला लेते हैं, इस गोले को यूं काट लेते हैं, ये सतह ले ली हमने। तो इसके चाहे बाहर की तरफ अपन पॉलिश कर दें या इस गोले के अंदर की सतह, देखिए हमने बाहर की सतह के बजाय अंदर की सतह पे पॉलिश कर दी, तो इसकी एक सतह परावर्तक हो जाती है। एक सतह कैसी हो जाती है? परावर्तक हो जाती है। तो क्योंकि इसकी सतह गोल है इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। तो अपन क्या कहेंगे? वे दर्पण जिनकी परावर्तक सतह गोल होती है क्या कहलाते हैं? गोलीय दर्पण कहलाते हैं। ये गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं गोलीय दर्पण। कौन कौन से? नंबर एक अपन बात करते हैं अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, अवतल दर्पण और नंबर दो उत्तल दर्पण। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण जैसे कि हमने कहा कि एक गोला, इस गोले को काटा, गोले को काटा और उसके बाहर की तरफ हमने पॉलिश कर दी, तो इसके अंदर की सतह परावर्तक हो गई। कौन सी सतह? क्योंकि प्रकाश की किरण यहां से टकराएगी और टकरा के वापस परावर्तक हो जाएगी। तो अवतल दर्पण कौन से होते हैं? वे दर्पण जिनकी परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्र या गोल होती है। तो अपन कह सकते हैं परावर्तक सतह अंदर की ओर गोल या वक्र होती है, उन्हें क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। देखिए बहुत सरल भाषा का अपन उपयोग करते हैं ताकि प्रत्येक बच्चे के ये समझ में आ जाए कि अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होते हैं, गोलीय दर्पण क्या होते हैं। इसलिए बहुत ही सरल भाषा का उपयोग किया जा रहा है, ध्यान से। और जिसको समझ में नहीं आए, कोई टॉपिक समझ में नहीं आए, तो आपको कहा है कि कमेंट में आप अपनी जो भी समस्या है उसके बारे में बताइए। अवतल दर्पण वे दर्पण जिनकी परावर्तक सतह अंदर की ओर गोल होती है क्या कहलाते हैं? अवतल दर्पण कहलाते हैं। परावर्तक सतह
अंदर की ओर गोल या वक्र होती है अवतल दर्पण कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? एक बार फिर समझ लीजिए। परावर्तक सतह पॉलिश कर दी हमने बाहर की तरफ, तो इसकी परावर्तक सतह कौन सी हो गई? अंदर वाली। तो जिनकी परावर्तक सतह अंदर की ओर गोल होती है उन्हें अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आशा करता हूं कि आपके समझ में आ गया। अब अपन बात करते हैं 2 नंबर, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण अपन गोला लेते हैं और गोले के अंदर वाले भाग में पॉलिश कर देते हैं। तो अब इसकी परावर्तक सतह कौन सी हो गई? परावर्तक सतह हो गई ऊपर यानी बाहर वाली हो गई। तो वे दर्पण जिनकी परावर्तक सतह बाहर की ओर होती है, परावर्तक सतह बाहर की ओर होती है, क्या कहलाते हैं? उत्तल दर्पण कहलाते हैं। जिनकी परावर्तक सतह बाहर यानी ऊपर की ओर होती है उन्हें क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। तो हमने दर्पण के प्रकार पढ़े हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण कौन से होते हैं? वे दर्पण जिनकी परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्र या गोल होती है, अवतल दर्पण कहलाते हैं। और जिनकी परावर्तक सतह बाहर यानी ऊपर की ओर वक्र यानी गोल होती है, उत्तल दर्पण कहलाते हैं। अब अपन दर्पण को पढ़ रहे हैं तो विभिन्न स्थितियों पर अपन बिंब रखेंगे, उनके अलग अलग स्थितियों पे प्रतिबिंब बनेंगे। तो बिंब और प्रतिबिंब का निर्माण, बिंब कहां रखने पर प्रतिबिंब कहां बनता है, इसको अपन अध्ययन करने के लिए अपने को सबसे पहले अपने को दर्पण के विभिन्न भागों की जानकारी होनी चाहिए। दर्पण के विभिन्न भागों की तो अपन बात करते हैं दर्पण के विभिन्न भाग यानी विभिन्न स्थितियां। दर्पण की अपने को ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक अपन दर्पण के किरण आरेख का निर्धारण नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए ध्रुव क्या चीज होती है। दर्पण के ध्रुव, अंग्रेजी के अक्षर पी से इसको दर्शाते हैं ध्रुव। ये ध्रुव क्या चीज है? अपन दर्पण ले लेते हैं, शायद आपको समझ में आ गया होगा मैंने कौन सा दर्पण बनाया है। कौन सा बनाया है? अवतल। कौन सा दर्पण है ये? अवतल दर्पण। तो ध्रुव क्या चीज होती है? इसकी परावर्तक सतह कौन सी है? अंदर वाली। तो वे दर्पण जिनकी परावर्तक सतह अंदर की ओर होती है उन्हें क्या कहते हैं? अपन अवतल दर्पण कहते हैं। और ये जो परावर्तक सतह होती है, इस परावर्तक सतह के मध्य बिंदु यानी केंद्र को अपन क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। परावर्तक सतह के केंद्र को क्या कहते हैं? ध्रुव। और उसे अपन अंग्रेजी के अक्षर पी से दर्शाते हैं। यह इसकी परावर्तक सतह आपको स्पष्ट दिखाई देगा होगा। तो इस परावर्तक सतह के केंद्र को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यदि अपन अवतल की बजाय उत्तल दर्पण बना ले तो उत्तल दर्पण कौन से होते हैं? जिनकी परावर्तक सतह बाहर की ओर गोल होती है, यानी उनके पॉलिश कहां की होती है? अंदर की तरफ होती है। तो इसकी परावर्तक सतह ये देखिए बाहर वाली है। इस परावर्तक सतह का जो बीच का बिंदु होता है जिसे अपन केंद्र कहते हैं उसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो क्या समझा हमने? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ या सतह, पृष्ठ यानी सतह, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का
ध्रुव कहते हैं। शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, मिटा दें इसको। अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, वक्रता केंद्र। जिसे अंग्रेजी भाषा के शब्द सी से दर्शाते हैं। वक्रता केंद्र क्या चीज होती है? अपन किसी गोले को लेते हैं, अवतल दर्पण लेते हैं, सॉरी ये हमने अवतल दर्पण लिया। अवतल दर्पण अपन देखते हैं कि किसी गोले को काट कर बनाया गया। तो अपन कल्पना करते हैं किस प्रकार का गोला है, तो अपन ये मानते हैं ये ऐसा गोला है। तो कोई गोला है तो उसका केंद्र होगा, इस गोले का केंद्र ये हो गया। तो वक्रता केंद्र क्या होता है? गोलीय दर्पण जिस गोले से बना है, गोलीय दर्पण जिस गोले से बना है उस गोले का केंद्र, क्या बोला मैंने? गोलीय दर्पण जिस गोले से बना है या जिस गोले का भाग है उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है और इसे अंग्रेजी के अक्षर सी से दर्शाते हैं। बात समझ में आ गई कि गोलीय दर्पण इस गोले से बना है और इस गोले का केंद्र यही इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। तो बहुत सरल बात कह दी हमने कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, अब यहीं पर एक इसी के साथ अपन वक्रता केंद्र यदि अपन समझ में आ जाता है तो अपन यूं वक्रता त्रिज्या भी सरल भाषा में समझ सकते हैं। वक्रता त्रिज्या जिसे अपन आर से दर्शाते हैं। ठीक है, अभी किससे दर्शा रहे हैं? आर से। यह वक्रता त्रिज्या क्या चीज है? अपन पढ़ते हैं तो गोला होता है तो उसका केंद्र होता है, तो अपन मानते हैं कि उसकी त्रिज्या भी होती है। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उसी गोले की त्रिज्या दर्पण की क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यानी दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या, ये त्रिज्या कहां से कहां होती है? अपन कह सकते हैं पी सी दूरी के बराबर त्रिज्या होती है। पी सी दूरी के बराबर दर्पण की क्या होती है? त्रिज्या होती है। तो दोनों बात अपने को एक साथ ही समझनी है कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है और उसी गोले की त्रिज्या दर्पण की क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। बात आ गई होगी समझ में। तो अब तक हमने 3 बातें सीखी है दर्पण के संबंध में। ये दर्पण बनाया हमने, कौन सा बनाया है? अवतल दर्पण बनाया है। ठीक है, अभी इस दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को हमने क्या कहा? ध्रुव। इस गोले का जो केंद्र होता है उसको हमने क्या कहा? वक्रता केंद्र। ठीक है, अब यहां से अपनी चौथी बात या अपना चौथा बिंदु जिसे अपन कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या चीज होती है? आपको इतनी बात समझ में आ गई तो मुख्य अक्ष बहुत सरल तरीके से समझ में आ जाएगा। इस वक्रता केंद्र कौन सा था? गोले का केंद्र। इस वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली, ये ध्रुव हो गया अपना वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सीधी व सरल रेखा। क्या बोला मैंने? फिर रिपीट कर रहा हूं। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सीधी व सरल रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सीधी व सरल रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ये काल्पनिक होती है। कैसी होती है? काल्पनिक रेखा होती है। तो
4 पॉइंट आपको मैंने बताए हैं। ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या और मुख्य अक्ष। शायद आशा करते हैं आपसे कि आपको बहुत ही सरल रूप में समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं मुख्य फोकस। किसके? मुख्य फोकस। अब मुख्य फोकस को अपन क्या करते हैं? मुख्य फोकस अब इस मुख्य फोकस को अपन अवतल और उत्तल दोनों के लिए अलग अलग समझते हैं। सबसे पहले अपन मुख्य फोकस समझते हैं अवतल दर्पण के लिए। तो अपन एक अवतल दर्पण बनाते हैं। ये अवतल दर्पण बना लिया, बाहर की ओर पॉलिश कर दी। इसके परावर्तक सतह के केंद्र को अपने ध्रुव कहा। ये इसका वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, अब ये मुख्य फोकस क्या है? इस अवतल दर्पण पे इस मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष कौन सी है? वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा। इस मुख्य अक्ष के समांतर इस पर किरण डालते हैं दर्पण पे। तो एक से अधिक अपन डाल के देखते हैं। मुख्य अक्ष के ऊपर भी डालते हैं और नीचे भी डालते हैं। तो इस मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी किरण डालते हैं, दर्पण है तो इस किरण का क्या होगा? परावर्तन होगा। तो ये किरण यहां से परावर्तित होकर ऐसे निकल जाएगी। इसको भी देखते हैं। ये से आ गई। इस मुख्य अक्ष के नीचे भी किरण डालते हैं, ये भी परावर्तित होकर ऐसे निकल जाएगी। और भी डाल देते हैं, ये निकल गई। तो दो किरणें जहां प्रतिच्छेद करती है यानी काटती है, उसी को क्या कहते हैं? अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहा मैंने? अब देखिए, इसको इसकी परिभाषा के रूप में अपन समझते हैं। यह कौन सी? मुख्य अक्ष के समांतर। तो अपन कह सकते हैं मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद, यहां क्या हुआ? परावर्तन हुआ। तो मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष हो गई, इसके समांतर ये जो किरणें आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। और इसे अंग्रेजी के अक्षर एफ से दर्शाते हैं। समझ में आ गया? एक बार फिर इस डायग्राम को समझ लीजिए। अपन इतनी किरणें न डालें और दो किरण से यदि समझ आए तो अपना डायग्राम भी सुंदर लगेगा। बाकी आप प्रकाश की किरण जितनी इस पे गिराना चाहते हो, ये P, ये C यानी वक्रता के अंदर, और ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण है, परावर्तन हुआ। ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन हुआ, और परावर्तन के पास इस बिंदु पर मिलती है, उसे ही अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अब यहां पर अपने को एक बात भी साथ में समझ लेनी चाहिए कि अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को इकट्ठा करने का काम करता है। अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को इकट्ठा करता है। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तल दर्पण की, मुख्य फोकस की। तो अपन उत्तल दर्पण बनाते हैं। वक्रता के अंदर ध्रुव है, और ये क्या हो गई? मुख्य अक्ष। अब यहां आपको उत्तल दर्पण में ये बात समझनी है
कि कार्टेशियन परिपाटी के अनुसार प्रकाश बाईं ओर से आपतित होता है। बायां भाग ये है, दायां भाग ये है। तो प्रकाश बाईं ओर से आपतित होता है, तो इस मुख्य अक्ष का निर्धारण अपन बाईं ओर से कर लेते हैं। ठीक है, यह मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही है। ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण। अब इसमें आप प्रकाश किरण दर्शाते हो तो तीर का निशान जरूर दिखाना है। क्या दर्शाना है? तीर का निशान। तो ये किरण आपतित हो रही है, दर्पण में इसका क्या हो जाएगा? परावर्तन। तो परावर्तन के बाद ये दर्पण से टकराकर, परावर्तन का मतलब टकराकर, ये से निकल जाती है, ये से चली गई। लेकिन ये दोनों किरणें अपने को जाती हुई कहां से प्रतीत होती है? इसको अपन थोड़ा ऐसे डॉट डॉट करके पीछे बढ़ाएं तो दर्पण के पीछे से अपने को जाती हुई प्रतीत होती है। वही उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। वही उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। तो अपन इसको कैसे परिभाषित करें कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, ये दोनों कौन सी बताइए हमने? आपतित किरण। परावर्तन के बाद, यहां परावर्तन हो गया, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, क्या बोला मैंने? मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे अपन उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। क्या कहा हमने? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अब हमने अवतल में पढ़ा था कि अवतल क्या करता है? प्रकाश किरणों को इकट्ठा करने का काम करता है। तो यहां अब क्या कहेंगे कि उत्तल दर्पण प्रकाश किरणों को फैलाने का काम करता है। क्या करता है? फैलाने का काम। समझ में आ गई? अब यहां पर अपना एक पॉइंट और रह गया, वो इसी से अपन समझ लेंगे। फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या? फोकस दूरी। देखो, दर्पण में जितनी भी दूरी मापी जाती है वो ध्रुव से मापी जाती है। कार्टेशियन परिपाटी, जिसकी चर्चा अपन अगले टॉपिक में करेंगे। तो कार्टेशियन परिपाटी के अनुसार जितनी भी दूरियां ध्रुव इससे दर्पण में मापी जाती है, वे सारी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। और ध्रुव क्या चीज होता है आपको पता है? अपन चर्चा किसकी कर रहे थे? फोकस दूरी। मैंने क्या कहा कि दर्पण में दूरी ध्रुव से मापी जाती है। तो दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है, उसको अपन क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। तो ये हमने दर्पण से संबंधित विभिन्न भागों के बारे में समझा है। अब दर्पण चाहे अपन अवतल लें चाहे उत्तल लें, अपन अलग अलग स्थितियों पे जो बिंब रखेंगे, उनके प्रतिबिंब कहां बनेंगे, उनका किरण आरेख बनाना अपन सीखते हैं। उसके लिए अपने को इस परावर्तन के 3 नियमों की जानकारी होनी चाहिए। कितने नियमों की जानकारी? तो अपन ये बना लिया अवतल दर्पण। ठीक है, ये अवतल दर्पण का कौन सा बनाया है? अवतल दर्पण बनाया है। ये इसका क्या हो गया? ध्रुव है। ये वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र और ध्रुवों को मिलाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष। और अभी हमने सीखा था कि इनके मध्य के भाग को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, तो अपने को किरण आरेख बनाने हैं,
किरण आरेख बनाने के लिए इस परावर्तन के अपने को नियमों की जानकारी होनी चाहिए। तो पहला नियम क्या चीज है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है। पहली बात, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है। बहुत सरल शब्दों में, मैंने कोई शब्दों में जटिलता नहीं दी है, एकदम इजी, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी इस बात को आसानी से सरल भाषा में समझ सके कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है। पहला नियम। अब आपको ये, इसको अपन 1 नंबर दे देते हैं, ठीक है। दूसरा, मुख्य फोकस पे यदि ये प्रकाश की किरण ऐसे आए, मुख्य फोकस से आए, इसको तीर का निशान लगा के अपन बताते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य फोकस पर आपतित किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। 2 नियम, ठीक है। पहला क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है। और दूसरी बात हमने क्या कही कि मुख्य फोकस पर आपतित किरण, ये क्या अपना मुख्य फोकस है, मुख्य फोकस पर आपतित किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है। मैंने 3 नियम बताए थे, सॉरी 4 होते हैं। ये अपने चारों नियम यदि ध्यान रह जाते हैं तो अपन किरण आरेख बहुत आसानी से सीख सकते हैं। ये पी, ये सी, ये पहला हमने 2 नियम कौन से पढ़े थे कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है, और मुख्य फोकस से आपतित किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरी बात या तीसरा पॉइंट, क्योंकि सरल भाषा में जो मैं बता रहा हूं इसलिए बहुत ज्यादा सरल शब्दों का उपयोग हो जाता है, तो आप की डिमांड होगी तो और आपके डिमांड के हिसाब से और आपको फिर और ज्यादा सरल जैसे आपके समझ में आए उसी अकॉर्डिंग इसको बता देंगे। तीसरा पॉइंट, वक्रता केंद्र। इस वक्रता केंद्र पर आपतित किरण, ये देखिए वक्रता केंद्र पर हमने ऐसे डाली है। वक्रता केंद्र पर आपतित किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है, यानी इसके मार्ग में कोई विचलन नहीं होता है, यानी ये जिस पथ से आती है परावर्तित होकर उसी पथ पर वापस लौट जाती है। यदि अपन इस किरण को ऐसे डालें, तो ये परावर्तन दर्पण पे आपतित हुई और ये वापस उसी पथ पे परावर्तित हो जाती है। तो वक्रता केंद्र पर आने वाली किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। नंबर 3। नंबर 4 जो पॉइंट है उसकी अपन बात करते हैं। इस ध्रुव पर तिरछी या अपन कहे तिर्यक दिशा में आपतित किरण परावर्तन के बाद तिरछी दिशा या तिर्यक दिशा में ही परावर्तित हो जाती है। ये जो किरण है ये परावर्तन के नियम का पालन करती है। हमने पढ़ा था परावर्तन के नियमों में आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ध्रुव पर तिर्यक दिशा में आपतित किरण परावर्तन के बाद तिर्यक दिशा में ही वापस चली जाती है। एक बार फिर चारों पॉइंट को मैं आपको फिर बता देता हूं। एक बार अवतल
का उपयोग करके और फिर उत्तल का उपयोग करके। ये हमने अवतल दर्पण बना लिया। ये वक्रता के अंदर ये ध्रुव है, ये मुख्य अक्ष, ये मुख्य फोकस। पहला पॉइंट, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है, नंबर 1। नंबर 2, मुख्य फोकस से आपतित किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। नंबर 3 पॉइंट, वक्रता के अंदर से आपतित किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है, 3 नंबर पॉइंट। और नंबर 4 पॉइंट, ध्रुव पर तिरछी दिशा में आपतित किरण परावर्तन के बाद तिरछी दिशा में ही परावर्तित हो जाती है। अब इसी को अपन उत्तल दर्पण का उपयोग करके भी एक बार समझ लीजिए ताकि आपके कोई कंफ्यूजन न रहे। ध्रुव है वक्रता के अंदर, इसका मुख्य फोकस हमने ये किया। हमने पहले सीखा था कि प्रकाश बाईं ओर से आपतित होता है, इसलिए इसके मुख्य अक्ष का निर्धारण अपन इधर कर लेते हैं। ये कर लिया। पहला पॉइंट था, इस मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है। तो इसका परावर्तन तो देखो इधर से हो गया, ये हो गया, लेकिन ये गुजरती हुई अपने को प्रतीत कहां से हो रही है? मुख्य फोकस से। नंबर 2, मुख्य फोकस पर आपतित किरण, ये अपना मुख्य फोकस है, तो ये प्रकाश की किरण ऐसे आएगी, ये इसको मिटा देते हैं। ये प्रकाश की किरण ऐसे आएगी इस मुख्य फोकस पर, ये अपने को आती हुई प्रतीत दिखानी है यहां से, और ये परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है भाई। नंबर 3 पॉइंट की बात करते हैं। ये अपना वक्रता के अंदर यहां पे है, इस वक्रता के अंदर पर आपतित किरण देखिए, वक्रता के अंदर ये है, परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। और नंबर 4 पॉइंट, ध्रुव पर आपतित किरण परावर्तन के पास तिरछी दिशा में ही परावर्तित हो जाती है। तो मैंने अवतल और उत्तल दोनों दर्पण का उपयोग करके चारों जो पॉइंट हैं, जो अपने प्रमुख रूप से अपन किरण आरेख बनाना सीखेंगे, उनमें इनकी जानकारी के बिना अपन किरण आरेख का सही रूप से निर्धारण नहीं कर सकते। ठीक है भाई। अब उसके बाद में बहुत सरल तरीके से अपन अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाना सीखते हैं। अब आपको अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाना बताएंगे। अब अवतल दर्पण के अपन किरण आरेख बनाएंगे तो सबसे पहले अपने को बिंब की स्थितियां का ज्ञान होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बिंब की स्थितियां का बारे में बताता हूं। आपको बहुत इजी तरीके से बिंब की स्थितियां याद हो जाएगी एक टॉपिक से ही, यानी इतना सरल सहज। आप इधर ध्यान दीजिए, बहुत सरल। आज आप इतना यदि इसको समझ लेते हैं, बिंब की स्थिति कौन से दर्पण की बात कर रहे हैं? अवतल दर्पण की। अपन अवतल दर्पण में बिंब कहां कहां रख सकते हैं? बहुत सरल। पहले इसका निर्धारण कीजिए। P ये वक्रता के अंदर, ये मुख्य अक्ष, ये मुख्य फोकस। इसका निर्धारण हमने कर लिया। अब आपको मैं बिंब रखना आज सिखाऊंगा कि बिंब कहां कहां रख सकते हैं। सबसे जो अंत का भाग होता है उसको बोलते हैं अनंत। तो अपन बिंब रख सकते हैं अनंत पे।
ये बिंब की स्थिति बता दी हमने अनंत। अब इस अनंत और वक्रता केंद्र को डॉट 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 करके अपन इसको बढ़ा देते हैं। तो पहली स्थिति हमने बिंब कहां रखा, अनंत में। उसके बाद में अपन बिंब रखेंगे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, यानी मध्य में, अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य में। नंबर 1 स्थिति, नंबर 2 स्थिति। नंबर 3 इस वक्रता केंद्र पे बिंब रखेंगे। नंबर 3 स्थिति वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य में, यानी बीच में। नंबर 4 स्थिति। नंबर 5 स्थिति बिंब कहां रखे, मुख्य फोकस पे रखेंगे। कहां रखेंगे, मुख्य फोकस पे। और उसके बाद में मुख्य फोकस और पी यानी ध्रुव के मध्य। तो अवतल दर्पण में बिंब की 6 स्थितियां होती है। आप इसको सरल रूप में यदि समझ लेते हैं तो आपको ये 6 स्थितियां बहुत सरल तरीके से याद हो जाएगी। और मैं तो यहां तक अपेक्षा करता हूं कि आज के बाद में आप इसको भूल ही नहीं पाओगे। तो 6 स्थितियां कौन कौन सी है, बिंब कहां कहां रख सकते हैं अपन अवतल दर्पण में, अनंत पे, अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य में, वक्रता केंद्र पे, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में, मुख्य फोकस पे, और मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में। तो आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार आपको आगे यदि ये अच्छी लगी है तो और वीडियो के माध्यम से आपको ढेर सारे टॉपिक इसी सरल भाषा में बताए जाएंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, एक बात और बताता हूं कि ये जो पढ़ा रहे हैं इसके आपको नोट्स नीचे लिंक में मिल जाएंगे, वो बाद में डाल दिए जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।